तो मूवी की शुरुआत होती है लेट 17th सेंचुरी में किंग फिलिप वॉर के अंत से, जहां पर हम 1678 में देखते हैं दो विच हंटर्स को, जिनके नाम होते हैं होजिया कर्टन और जॉन फ्लेचर, जो कि मैसाचुसेट्स के एक छोटे से गांव सडबरी में ट्रैवल करके आते हैं। यहाँ पर वो चर्च पहुंचकर रेवरेंड थॉमस से मिलते हैं, जो कि उनको यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया कहते हैं और अंदर ले जाकर उन्हें गांव के ही एक आदमी आइजैक से मिलवाते हैं। आइजैक थोड़ा सा डरा हुआ, परेशान और डिस्टर्ब्ड होता है, जो कि उन लोगों से पहले प्रेयर्स करने के लिए कहता है। अब होजिया प्रेयर्स करता है, जिसके बाद में आइजैक जो होता है वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि उसका गॉड पर भरोसा कमजोर था, जिसकी उसको सजा मिली और उसे ईविल से सामना करना पड़ा। वो दोनों इसके बारे में विस्तार से पूछते हैं तो वो बताता है कि एक रात को वो रास्ते से जा रहे थे कि तभी अंधेरी रात में जंगलों के बीच उसे एक सफेद चमकता हुआ साया, एक डिमोनिक फोर्स दिखाई दी और तब से ही वो बहुत डरा हुआ है। रेवरेंड उसको संभालता है और उससे उन दोनों को स्पॉट तक गाइड करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये दोनों ही वो स्पॉट देखने जाते हैं। रास्ते में वो जॉन से बात करता है, जहाँ पर जॉन उसके कटे हुए हाथ के बारे में पूछता है तो वो रोकर बताता है कि उसने एक जंग में अपना हाथ खो दिया था, क्योंकि आर्मी सही समय पर नहीं आई थी और तब जाकर सिविलियंस को ही कमान संभालनी पड़ी थी। वहीं जॉन भी अपनी आंख के बारे में बताता है, जो कि उसने भी किसी जंग में खो दी थी और जिस व्यक्ति ने उसकी आंख फोड़ी थी उसने उसकी ही जान ले ली। अब वो लोग रात में यहाँ पर कैंप लगा लेते हैं ताकि वो इंतजार करेंगे ताकि उनके हाथ कुछ लग जाए, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी एक्टिविटी होती हुई नहीं दिखाई देती। रात को ये लोग सो जाते हैं और हम एक मिस्टीरियस लेडी को वहाँ पर आता देखते हैं, जो कि सोते हुए जॉन के पास आकर उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसके थूक को बाहर निकालती है और उसको चख लेती है। अब अगले दिन वो सब जागते हैं और जॉन आइजैक को नोटिस करता है, जो कि अजीब तरह से फड़क रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा अलग सा बर्ताव कर रहा था, जैसे वो बुलाता है तो वो अचानक से नॉर्मल भी हो जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद में जॉन और होजिया सब जगह घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलता है, जिसे देखकर होजिया बताता है कि ये जगह नेटिव्स की थी, जहाँ पर वो रहा करते थे और डेविल को वर्शिप किया करते थे। नेटिव्स जंग के बाद यहाँ से चले गए, लेकिन डेविल यहीं पर रुक गया और ये पत्थर वही श्राइन उसी के लिए है। वो दोनों आइजैक को वहाँ पर लाते हैं और वो यहाँ पर आकर परेशान होने लगता है, डरने लगता है और वो उससे इसके बारे में पूछते हैं। थोड़ी देर के बाद में वो लोग वापस कैंप तक आते हैं, जहाँ पर आइजैक अचानक से चिल्लाने लगता है और वो किसी बड़े काले साये के आने की बात करता है, जिसे जॉन होश में लेकर आता है और वो होजिया से बात करता है कि ये एक तरह से पोजीशन है। रात को जॉन और होजिया सो जाते हैं और हम उनके ऊपर से जाती हुई एक सफेद रोशनी को देखते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद जॉन जागता है तो आइजैक अपनी जगह पर नहीं था, जिसे वो ढूंढने जाता है। तो वो उस पत्थर के ऊपर मैस्टरबेट करता हुआ मिलता है और कहता है कि ये पत्थर उससे गलत काम करवा रहा था। वो दोनों यकीन कर लेते हैं कि वो डेविल से ही कम्युनिकेशन कर रहा होगा, तो वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और अब वो लगातार बड़बड़ाई ही जा रहा था। खैर अब थोड़ी देर के बाद में वो जंगलों में छानबीन करते हुए आगे जाते हैं तो उन्हें एक पागल ब्लैक वुमन मिलती है, जिसे वो पकड़ कर कैंप तक लेकर आते हैं और यहीं पर बांध देते हैं। वो आइजैक से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि ये विडो पेशेंस गैवेब जी की स्लेव है। अब वो दोनों ही समझ जाते हैं कि इन सब सैतानिक रिचुअल्स के पीछे यही है, तो वो उसे कैद करके रखने का फैसला करते हैं और उनकी बातों से हमको ये भी समझ में आता है कि वो उसके रंग रूप को देखकर रेसिज्म के बेसिस पर उसे डेविल से डील करने वाली गुनहगार मान रहे थे। अब रात को होजिया सो जाता है और जॉन निगरानी पर बैठा हुआ था कि तभी सामने बनी हुई लड़की, जिसका नाम फ्लोरा होता है, वो उसके सामने ही मैस्टरबेशन करने लगती है और उसे सेड्यूस करके अपने पास बुलाने लगती है। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और अब हम एक अलग ही विजन देखते हैं, जिसमें फ्लोरा किसी आदमी के साथ थी और अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बीच पर जा रही थी, जहाँ पर एक एनिमल स्कल भी लटका हुआ था। यहाँ फ्लोरा अपने उस मरे हुए बच्चे को रोते रोते एक जगह बैरी करती है और वो आदमी उसे छोड़ आगे बढ़ जाता है। यहाँ इंटीमेसी के दौरान हम आइजैक को भी देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वही फ्लोरा कहती है कि उसके मालिक को सीड मिल चुका है। अब ये सब होने के बाद में जॉन को एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया है, जिसके लिए होजिया भी उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि फ्लोरा एक विच है जिसने ये सैतानिक रिचुअल्स करे हैं और आइजैक उसका विक्टिम है, तो वो उसे ट्रायल में पेश करेंगे, जहाँ पर आइजैक भी गवाही दे सकता है और जॉन ने भी गलत काम किया है, जिसके चलते उसके ऊपर भी केस चलेगा, जिसे उसकी पोजीशन से हटाकर जेल भेज दिया जाएगा। होजिया अब उस पत्थर के पास जाता है और उसे गिराने की कोशिश करता है, उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाने लगता है कि वो उसके जाल में नहीं फंसेगा और वो डेविल का गुलाम भी नहीं बनेगा, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो पत्थर सभी की तरह उसे भी अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। अब रात को जॉन की नींद खुलती है तो उसे अपने विजन
विजन्स के अंदर एक सफेद रोशनी नजर आती है। वो अपने सामने नेकेड फ्लोरा और आइजैक को देखता है जो कि लाल रोशनी के सामने थे। हम इसी बीच और भी विजन्स को देखते हैं जहां पर हम जॉन को वॉर के दौरान अपने कैप्टन को कोई कटा हुआ सर देता हुआ देखते हैं। यहाँ अब हम उस मिस्टीरियस लेडी को भी देखते हैं जिसने उसका थूक टेस्ट किया था, जिसका मतलब हमें आगे समझ में आएगा। अब अगले दिन जब वो और होजिया जागते हैं तो उन्हें फ्लोरा, आइजैक और वो मिस्टीरियस लेडी कैप्चर कर चुके थे और ये लेडी अपना नाम बताती है जो कि है पेशेंस गैविट, मिस्टर गैविट की विडो, जो कि इस पूरे लैंड का मालिक हुआ करता था, जो कि सदबरी की जंग में मारा गया और उसके बाद अब वो मालकिन है। अब वो ये कहती है कि इन दोनों का क्या करना है इसका फैसला बोन रिचुअल से होगा, और जब वो बोन रिचुअल करती है तो खुश हो जाती है क्योंकि फ्लोरा के पेट में जॉन का सीड है, यानी कि उसका बच्चा है जिसे खुद डेविल ने चूज किया है, और वो एक सैटेनिक रिचुअल करेगी जिससे कि इसके अंदर एक डीमन स्पॉन होगा। और इसी बीच अब हम उस विजन के अंदर उस आदमी को बीच पर बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर हम उन दोनों को बना हुआ पाते हैं जहाँ पर जॉन को वो अपने पास बुलाती है और वो उसके साथ रहने, फ्लोरा के साथ रहने और उनके प्लान का हिस्सा बनना एक्सेप्ट कर लेती है। पेशेंस होजिया को भी ऑफर देती है लेकिन वो मना कर देता है, तो वो उसे स्लेव बना लेती है, उससे सारे काम करवाने लगती है। अब यहाँ जॉन फ्लोरा के साथ रेगुलरली इंटीमेट होने लगता है और एक दिन होजिया उसे कन्फ्रंट करता है कि वो अपनी प्रेयर्स भूल गया और वो गॉड को भूलकर गलत रास्ते पर चल चुका है और ये सब गलत है, डेविल का काम है, और वो सही रास्ते पर आ जाए, जिस पर वो ये कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो इस जगह से बाहर भी नहीं जा सकते। इस पर वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करके शहर पहुंचकर वापस आएगा और इन विचेस के सर को कलम करके उन्हें खत्म कर देगा। इस पर वो ये कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा और ये सुनकर उसकी हिम्मत थोड़ी डगमगाने लगती है, वो परेशान हो जाता है। अब रात में जॉन, फ्लोरा और पेशेंस रिचुअल की तैयारी से पहले कुछ बात करते हैं और अब तक कुछ ही दिनों में फ्लोरा का जब वो होता है ना, वो पूरी तरह से ग्रो हो चुका था। रात को बच्चे को जन्म देने लगती है वो और हम उस सफेद रोशनी को उसके पास आता हुआ देख पाते हैं, लेकिन रिचुअल जो होता है वो फेल हो जाता है जिसके अंदर वो भी मारी जाती है और हम उसे उस बीच पर समुद्र के किनारे खड़ा हुआ पाते हैं। मींस अब वो वैनिश हो चुकी है, जिसकी बॉडी भी अब गायब हो जाती है क्योंकि डेविल उसके बच्चे को क्लेम नहीं कर पाया तो उसे ही वो कंज्यूम कर लेता है। पेशेंस इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर उसका पति गैविट उसके साथ अच्छे से नहीं रहता था, उसे एक स्लेव की तरह रखा करता और एक दिन उसके पति ने उसके ऊपर हमला भी कर दिया था जिससे कि उसके चेहरे पर ये बड़ा सा घाव आ गया था। अब वो अपनी सोच में डूबी रहती है और उन बोन से बार बार रिचुअल करके डेविल से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो खुद ही आइजैक के साथ इंटीमेट होती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो होजिया को अपने लिए चूज करती है। अब आइजैक होजिया को जंगलों में ले जाता है और यहाँ पर जॉन पेशेंस से रिक्वेस्ट करता है कि वो होजिया को बख्श दे, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती और ये कहती है कि वो जॉन के बारे में अच्छे से जानती है जो कि अपने कैप्टन्स के लिए नेटिव्स के कटे हुए सर लाकर दिया करता था और वो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स पहले ही कर चुका है, जिसको सुनकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसका गिल्ट उसे आज भी हॉन्ट करता है। और यही चीज हमने उसकी विजन्स के अंदर भी देखी थी कि वो किसी का कटा हुआ सर कैप्टन को दे रहा था, तो वो नेटिव्स का ही सर था और यही विजन्स उसको आए थे फ्लोरा के साथ इंटीमेट होते टाइम। कह वो यहाँ से भाग जाता है और रास्ते में अपने अंदर के ईविल से लड़ने की कोशिश करता है, अपने गॉड को मनाता है, अपनी प्रेयर्स को वापस याद करता है। अब दूसरी ओर हम इंटीमेट हो चुके पेशेंस और होजिया वो देखते हैं जहाँ पर पेशेंस जो होती है वो आइजैक को खुद को खत्म करने का ऑर्डर देती है और अब वो खुद को काट कर खत्म कर देता है, जिसके खून से वो दोनों भीग जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब यहाँ जॉन भागता ही जा रहा था जिसे रेवरेंड थॉमस मिलते हैं जो कि उसे ही ढूंढ रहे थे। वो उन्हें ये बताता है कि जंगलों के अंदर डेविल है और एक विच है जो कि उसे कंट्रोल कर रही है। अब रेवरेंड उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ आए आदमी से मिलवाते हैं जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि खुद गैविट होता है जो कि अभी भी जिंदा है और वो कहता है कि 2 साल पहले उनकी वाइफ पेशेंस खत्म हो गई थी। वो उसका नाम सुनकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था और ये कहता है कि एक दिन जंग में दुश्मनों ने एक घर को आग लगा दी थी जिसके अंदर उसने फ्लोरा और पेशेंस को छुपाया हुआ था और उसे पता नहीं था कि पेशेंस के साथ क्या हुआ। उसने 4 महीने इंतजार किया लेकिन वो वापस नहीं लौटी तो उसने उसे मरा हुआ मान लिया। अब जॉन उसको बताता है कि उसकी बीवी तो जंगलों में है जिसके चेहरे पर एक कट भी है, जिसको सुनकर वो घबरा जाता है कि शायद उसे नेटिव्स ने कैद कर लिया था जिन्होंने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। अब थॉमस सजेस्ट करता है कि जॉन की हालत खराब है तो उन्हें पहले सदबरी गांव वापस जाना चाहिए, लेकिन गैविट जिद करता है कि वो पहले जाकर उसकी बीवी पेशेंस को ढूंढेंगे। अब वो लोग जंगलों में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता और आज रात वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। अब रात को वो प्रेयर्स करके बातें करने लगते हैं और यहाँ पर वो जॉन के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि जंग में नरसंहार करना पड़ता था और एक बार उसने एक घर में आग लगाई थी जिसमें 4 परिवार रहते थे और उस घर की दरारों से बच्चे बाहर आ सकते थे और उन बच्चों के बाहर आने पर
पर उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, गोलियों से खत्म कर दिया और सभी मरे हुए लोगों के सर को 3 पाउंड के बदले बेच भी दिया। ये सुनकर थॉमस कहता है कि ये तो बहुत ही गलत काम है और वो सोने चला जाता है। दूसरी ओर जॉन जो होता है ना, उसे गैविट के ऊपर शक हो गया था। वो उससे डायरेक्टली पूछता है कि वो है कौन, और अब जाकर वो खुद को रिवील करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर के रूप में मिसेस गैविट ही होती है। जी हाँ, और वो ये बताती है कि असली गैविट तो जंग में वाकई में मारा गया था। वो उससे ये कहती है कि वो अपने रिचुअल को ऐसे फेल होने नहीं देगी और वो उसे पूरा जरूर करेगी, जिसमें जॉन को उसका साथ देना होगा। अगले दिन वो उसे होजिया से मिलवाती है, जो कि अब धीरे धीरे सड़ रहा होता है, कमजोर हो रहा होता है, क्योंकि वो उसकी लाइफ फोर्स भी ले चुकी है। और वो जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जान से मार दे, इस दर्द से आजादी दे दे। तभी दूसरी ओर गैविट के भेष में पेशेंस थॉमस के पास जाती है और उसे शूट करके खत्म कर देती है। वो उसे घसीट कर एक जगह पर लाती है, जहाँ पर वो उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर उसे वो स्टोन को ऑफर करती है। और अब तक डेविल के आने के लिए जरूरी प्लैनेट अलाइनमेंट्स भी हो गई थी और वो पत्थर अचानक से चमकने लगता है। आगे कुछ हो उससे पहले ही जॉन होजिया को स्टैब करके खत्म कर देता है, जिससे कि उसके सीड, उसका बच्चा भी खत्म हो जाता है। तो रिचुअल यहाँ पर फिर से फेल हो गया था। अब पेशेंट इससे गुस्से से भरकर जॉन के पास आती है और उसे हॉन्ट करते हुए स्टैब करने लगती है, और वो हर पल गायब होती जा रही थी, तो वो उसे स्टैब नहीं कर पा रहा था। खैर अब तभी उसे फ्यूचर वर्ल्ड के यानी कि हमारे आज की धरती के विजन्स आने लगते हैं। अब वो जॉन को बार बार स्टैब कर रही थी और जैसे तैसे वो भी उसे हर्ट कर पा रहा था, जहाँ पर हम पेशेंट्स के विजन्स में देख पाते हैं कि पहले उसके हस्बैंड को उसके चेहरे पर कट लगा हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब वहाँ पर मूवी के अंदर दिखे सारे मेल्स को कट लगता हुआ नजर आता है। वो मिस्टर गैविट को ही देख रही थी, बट अब उसकी जगह जॉन होता है, उसकी जगह आइजैक और उसकी जगह होजिया और उसकी जगह थॉमस भी है। यहाँ पर जॉन उसे हर्ट कर चुका था, लेकिन वो उसे फाइनली ओवरपावर करके जान से मारने लगती है और वो उसे चोक करने लगता है। वो उसे बार बार स्टैब करती जाती है तो वो नीचे गिर पड़ता है। वो उसका गला काटने उसके ऊपर आती है, लेकिन इतने में ही वो पास में पड़ा हुआ चाकू उठाकर उसकी पीठ को चीर देता है। अब वो दोनों ही खून से लथपथ एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे, लेकिन डेविल जो होता है वो ऐसी चीज नहीं करने दे सकता था। वो अपने स्पॉन्स को यहाँ पर जाने नहीं दे सकता था, अदरवाइज रिचुअल फेल हो जाता। तो अब तक वो जॉन को कंट्रोल कर लेता है और वो पेशेंस के साथ इंटीमेट होने लगता है। पेशेंस के अंदर इस बार जॉन का बच्चा आ जाता है और सही अलाइनमेंट भी हो चुका था, तो डेविल उसके पेट में से आता है। अब पेशेंस के अंदर इस बार जॉन का बच्चा था और सही अलाइनमेंट भी हो चुका था, तो डेविल उसके पेट में आ चुका था। जॉन अब साइड में घायल पड़ा हुआ पेशेंस को देखता है, जो कि डेविल को चिल्ला चिल्ला कर अपने पास बुला रही थी, और वो व्हाइट लाइट फाइनली उसे कंज्यूम कर लेती है, जो कि गायब हो जाती है। और उसकी जगह अब फाइनली डेविल सरबरी में आ चुका था, यानी कि डेविल यहाँ पर जिंदा हो चुका है। जॉन के अंदर का ईविल डेविल से कहता है कि वो जितना बुरा हो सके उतना बुरा करे, और यहाँ पर सबके ऊपर उसका कर्ज हो, ईविल हमेशा अच्छाई को खत्म करे, क्योंकि हम इंसान अच्छाई डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उसने खुद बहुत गलत काम किए थे। और अब फाइनली होता यह है कि जो डेविल होता है वो सलबरी की मिट्टी के अंदर खुद को मिला लेता है, पूरे के पूरे गांव को शापित कर देता है, क्योंकि उसका मकसद स्टार्टिंग से ही यही था। इसी के साथ में सलबरी डेविल फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सलबरी डेविल फिल्म की कहानी। मैं जानता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो देखो मेरे हिसाब से 6 थियरीज हो सकती हैं। पहली है साइकोलॉजिकल हॉरर रियल वर्सेस इल्यूजन। कई लोग ये सोच रहे हैं कि सलबरी डेविल एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हो सकती है। तो इस थियरी के हिसाब से जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि यहाँ पर होजिया, जॉन वगैरह जो है, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने दिमाग को टूटने से या फिर पागल होने की वजह से ये सारी चीजें देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें उनके परसेप्शंस का रिजल्ट हो सकती है, मतलब कि वो अपने दिमाग से ही सब कुछ देख रहे थे। और इससे हॉरर का एलिमेंट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ऑडियंस को ये समझना मुश्किल होता है कि क्या रियल है या फिर ये सब एक इल्यूजन है। जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर जो थे ना, चाहे फ्लोरा हो, होजिया हो, जॉन हो, सबके सब कुछ ना कुछ इनर डीमन से फाइट कर रहे थे। जैसे कि जॉन ने यहाँ पर काफी गलत काम करे थे अपने कैप्टन्स के लिए। ढेर सारे नेटिव्स को मारा गया था, उनके सर को बीच तक दिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ सोच रहे थे, समझ रहे थे। बात रही पेशेंस के बारे में, तो यहाँ पर उसने भी काफी कुछ चाहा था, फ्लोरा ने काफी कुछ चाहा था। इसके चलते सबके सब कुछ ना कुछ इनर डीमन से लड़ रहे होते हैं। सेकंड थियरी आती है पोजेशन या सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस की। तो एक पॉपुलर थ्योरी ये भी कहती है कि मूवी के अंदर जो डेविल वाला एलिमेंट है ना, वो बिल्कुल असली एंटिटी हो सकती है, जो कि कैरेक्टर्स को पजेस कर रही थी, उनकी अंदर के डीमंस को बाहर ला रही थी। इनफैक्ट हमको एक सीन ये भी दिखाया गया था कि हम प्रेजेंट को भी देख पा रहे थे, यानी कि उनकी तरफ से जो फ्यूचर को। तो उसके अंदर हमको ये दिखाया गया था कि आने वाले 21वीं सदी के अंदर डेविल पोजेशन या फिर डेविलिश चीजें जो होंगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। सब चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, और ऐसा हमने कई जगह देखा भी है। कई लोग ओपनली डेविल की पूजा करते हैं।
तो यहाँ पर जो सेटन था वो सभी को मैनिपुलेट कर रहा था उस स्टोन के रूप में, जो कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी थी। तो इस थियरी के हिसाब से डेविल एक एक्चुअल एंटिटी दिखाई गई है जो कि कैरेक्टर्स को करप्ट कर रही थी, चाहे वो कुछ भी हो। और डेविल का मकसद यही था कि वो यहाँ पर धरती पर आ जाए, जो कि एंड में हो गया था, और फिर वो सडबरी मैसाचुसेट्स के चलते पूरे गांव को शापित कर देता है, वहीं पर मिल जाता है। अब तीसरी थियरी आती है ह्यूमन इविल का एक्सप्लोरेशन। कुछ लोगों का मानना है कि मूवी का डेविल जो है एक सुपर नेचुरल बीइंग नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर के डार्कर साइड को दर्शाता है। इस थियरी के हिसाब से मूवी दर्शाती है कि किस तरह से लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में गलत काम करने लगते हैं, और डेविल जो है वो इस मूवी के अंदर उनके अंदर की बुराई वाले जज्बात का सिंबल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर जॉन के मन के अंदर बहुत सारी गलत चीजें चल रही थी फ्लोरा को लेकर, जिसके चलते वो उसके साथ इंटीमेट हो गया। और जो पेशेंस होती है उसको भी शायद से इंटीमेसी चाहिए होगी, जिसके चलते वो यहाँ पर होजिया के साथ इंटीमेट हो रही थी या फिर सबके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। माइट भी उसका पति उसे वो इंटीमेसी नहीं दे पाता होगा। अब ये थियरी जो है वो साइकोलॉजिकल हॉरर को ज्यादा हाईलाइट करती है, जहाँ पर इंसानी इविल को हम समझ पाते हैं। तो इस हिसाब से कोई बाहरी सुपरनैचुरल फोर्स जरूर थी जो कि इन सब के इविल को और बढ़ा रही थी। अब चौथी आती है हिडन सीक्रेट्स और टाउन की कॉन्स्पिरेसी को। एक और थियरी यह है कि मूवी का जो सेटिंग है वो एक छोटी से टाउन के अंदर है, सडबरी मैसाचुसेट्स में, जहाँ पर कई सारे डार्क सीक्रेट छुपाए गए थे। वहाँ पर औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, लड़कियों को स्लेव बनाया जा रहा था, और विच हंटर्स के रूप में लोगों को बुलाया जाता था, जो कि नॉर्मल लड़कियों को ही मार दिया करते थे। बेसिकली रेसिज्म, रूप और रंग के आधार पर ही उन्होंने फ्लोरा को बांध दिया था कि हाँ ये डेविल के साथ मिली हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे भयानक है सोशल कमेंट्री और मेटाफोरिकल थीम का, जो कि काफी चल भी रहा है आजकल। तो सडबरी डेविल एक मेटाफर हो सकता है जो कि सोसाइटी के कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट करता है, जैसे कि करप्शन को, एक्सप्लॉयटेशन को, या फिर पावर के मिसयूज को। और यहाँ डेविल जो है वो सिंबॉलिकली किसी बड़ी पावर को रिप्रेजेंट करता है जो लोगों या फिर कम्युनिटीज को कंट्रोल करती हो। इस थियरी में मूवी कंटेम्परेरी इश्यूज को दर्शाती है, जहाँ पर लोग स्मॉल टाउन में अपने सराउंडिंग में इविल फोर्सेस को देखते हैं जो कि सोसाइटी को हार्म करते हैं। बेसिकली जो बड़ी पावर पर बैठे हुए हैं वो यहाँ पर छोटे मोटे लोगों को बहुत ज्यादा डरा देते हैं, और सुपरस्टिशन वाली चीज तो यहाँ पर हमेशा से ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब सडबरी डेविल फिल्म समझ में आ गई होगी। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर जो पेशेंस थी ना वो स्टार्टिंग से छुपी हुई थी, उसको सब विच मान रहे थे, लेकिन असल में वो सारे के सारे सामाजिक इश्यूज पर वहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी आवाज उठाया करती थी। वो उन सब लोगों को मार रही थी, सब लोगों से बदल ले रही थी जिन लोगों ने उसके साथ में या फिर फ्लोरा के साथ में या फिर उस जैसी लड़कियों के साथ गलत किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये सडबरी डेविल का थीम समझ में आ गया होगा, थियरीज भी समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।